अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 2 रोज़ पहले एविएशन के वजीर गुलाम सरवर खान ने एक बड़ा बयान दिया था नेशनल असेंबली में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 30% पायलट्स के पास जाली लाइसेंसेस हैं। ये बयान उन्होंने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया और पाकिस्तान की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसकी साख पर सवाल उठने लगे। और ये सवालात सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया पर नहीं उठ रहे थे, बल्कि आलमी मीडिया भी ये सवाल उठा रहा था कि क्या पाकिस्तानी पायलट्स अहल हैं, तजर्बेकार हैं, ट्रेंड हैं जहाज़ उड़ाने के लिए। इसी तरीके से IATA जो कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, आलमी तंजीम है एयरलाइंस की, उसने भी तशवीश का इजहार करते हुए ये कहा कि जो बेज़ाब्तियाँ देखी गई हैं लाइसेंसेस देने में वो संगीन गलतियाँ हैं। सरवर खान ने कहा था कि 30% लाइसेंसेस यानी कि 860 पायलट्स हैं, उनमें से 265 के जो लाइसेंसेस हैं वो फेक लाइसेंसेस हैं। जिसके बाद सवाल ये उठ रहा था कि क्या इनके लाइसेंसेस फेक हैं या जिस तरीके से पायलट्स ने ये लाइसेंस हासिल किया है वो तरीक़ेकार गलत था, वो प्रोसेस गलत था, उस प्रोसेस की वायलेशन हुई है। ये भी सवाल उठ रहे थे कि क्या ये पायलट्स ट्रेंड ही नहीं थे, क्या ये पायलट्स अहल ही नहीं थे, या मामला सिर्फ ये था कि इन्होंने जो थ्योरेटिकल एग्जाम था उसको या तो नकल करके पास किया या किसी और शख्स को वहां पर बिठा के उन्होंने वो एग्जाम पास कर लिए। तो ये सवाल भी उठ रहे थे, जिसका जवाब आज गुलाम सरवर खान साहब ने दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने इस्लाहात का अमल शुरू कर दिया है और जो जाली लाइसेंस होल्डर्स हैं उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होगी, FIA को भी लिखेंगे, उनके खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगी। सवाल ये भी उठ रहे थे कि क्या वो लिस्ट उन्होंने PIA को फराम कर दी है सिविल एविएशन ने। तो उन्होंने बताया कि 148 पायलट्स की जो लिस्ट है जिनके पास मुबैना तौर पे जाली लाइसेंसेस हैं, उनकी लिस्ट भी PIA को फराम कर दी गई है। और साथ में ये भी बताया कि उनमें 5 सिविल एविएशन के एहलकार हैं जिनको मुअत्तल भी कर दिया गया है। ये बयान उन्होंने दिया कि जो पिछली हुकूमतों का गंद है वो हम साफ कर रहे हैं। आज एहसन इकबाल साहब ने भी इस पर गुफ्तगू की थी और कहा था कि मामला एक प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन का था, लेकिन हुकूमत ने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को क्रैश कर दिया है। उन्होंने कहा कि खतरा इस बात का है कि PIA के लैंडिंग राइट्स वापस ले लिए जाएं और हुकूमत की जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है। एक जहाज के क्रैश को प्रोब करने के लिए पूरी पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को क्रैश कर दिया। आज पूरी दुनिया में इदारिये छपे हैं, तस्वीरें छपी हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां बोगस पायलट है। आज हमारे सैकड़ों वो पायलट्स जो इंटरनेशनल एयरलाइंस में फ्लाइंग कर रहे हैं वो मशकूक हो गए हैं। और मुझे डर है खुदा ना खास्ता कि कहीं PIA की लैंडिंग राइट्स खत्म ना हो जाएं यूरोप और अमेरिका के अंदर। IATA जो है वो क्वेश्चन करेगी इस तरह के गैर जिम्मेदार बयानात कि आप अपने पूरे मुल्क को चोर साबित कर रहे हैं, पूरे मुल्क को आप बदनाम करते हैं। पूरे मुल्क को आप बदनाम कर दें, IATA सवाल कर भी रही है, तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं और आलमी मीडिया भी इस पर बात कर रहा है। कल हमने देखा कि मुख्तलिफ अखबारात हो उनकी शायद सुर्खियों में ये खबर थी, गल्फ न्यूज़ की, डेली न्यूज़ की, साथ साथ BBC ने इस पर बाकायदा एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरी की है। CNN में कल ये डिस्कस होता रहा। एंकर पर्सन और जो एडिटर हैं CNN के रिचर्ड क्वेस्ट, उन्होंने बाकायदा इस पर सिर्फ खबर नहीं दी है, इस पर तज्जिया भी अपना पेश किया। CNN पर रिचर्ड क्वेस्ट ये कह रहे थे कि होल सेल फ्रॉड है और पाकिस्तान एयरलाइंस और पाकिस्तान जो पायलट्स हैं, पाकिस्तानी पायलट्स हैं, यकीनन उसके बाद जो सेफ्टी है प्लेन्स की और पैसेंजर्स की वो क्वेश्चनेबल है। ये उनका तज्जिया था और इसी तरह के तज्जिए दूसरे चैनल्स पर भी होते रहे। यकीनन पाकिस्तान के हवाले से एक बात हो रही है कि क्या पाकिस्तान में जो पायलट्स हैं उनमें से 30% ऐसे हैं जिनके पास जाली लाइसेंसेस हैं। जैसे मैंने कहा, जब मालूमात आई है तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या इनके लाइसेंसेस जाली हैं या जो तरीक़ेकार था लाइसेंसेस हासिल करने का उसमें वायलेशन हुई है। और सवाल ये भी हो रहा है कि क्या ये ट्रेंड और अहल पायलट्स हैं या फिर मामला सिर्फ ये है कि थियोरेटिकल एग्जाम इन्होंने खुद से पास नहीं किया, किसी ने नकल से पास किया है और किसी ने किसी और के जरिए ये पास किया है। ये सवालात और मालूमात सामने आ रही हैं और पायलट्स जाने से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो थियोरेटिकल एग्जाम है इसकी खास अहमियत है नहीं। इन सारे मामलात पर हम मौक़िफ़ लेंगे, ऑपोजिशन का मौक़िफ़ भी लेंगे, तज़िये भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन इमरान नारेजो साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाल्पा के। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। 2 रोज़ पहले उन्होंने नेशनल असेंबली में बात की थी, मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने कहा था कि 262 पायलट ऐसे हैं जिनके जाली लाइसेंसेज हैं। आज उन्होंने कहा मशकूक हैं, जाली लाइसेंसेज हैं और बाकायदा उन्होंने कहा है कि तहकीकात होगी, कार्रवाई होगी और FIA को भी लिखा जाएगा उनके खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? सबसे पहली बात, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।
देखिए, जब आपको शक होता है ना, तो पहले शक दूर किया जाता है। बात करने से पहले आप इस चीज को आपने खुलेआम जो कह दिया, जिस किसी ने भी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर को इंफॉर्मेशन पास की, उसकी कोई अथेंटिसिटी भी तो होनी चाहिए थी। इतना बड़ा इल्जाम जो आपने आज एक हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आ गया है, तो हम तो खुद परेशान हो गए कि आखिर ऐसे भी मुमकिन है। आप पाकिस्तान सिविल अथॉरिटी की बात करें तो पीसीए के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई, और पीसीए से इस तरह के हमें तो तवक्कुआत नहीं है। हमें भी 25-26 साल इस एयरलाइन के साथ और तकरीबन 27 साल सिविल एविएशन अथॉरिटी के साथ देखते हुए लीकेजेस होती है, लेकिन इतनी बड़ी बात होना बहुत नामुमकिन सी बात लगती है। अब आप बात करते हैं कि जी शक है, शक कोई किसी सबूत नहीं होता। आपको हमेशा पहले अपने शक को दूर करना चाहिए, फिर उसके बाद बात करनी चाहिए। तो मैं जहां तक आपने भी थोड़ी देर में बात की कि कोई इम्तिहान का पास में थ्योरेटिकल होना या ना होना, नहीं, हम जहां तक समझते हैं हर चीज का सही होना बहुत जरूरी है। और हम एक्सेप्ट करते हैं कि अगर किसी ने भी कोई भी चीज गलत की है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाए और उसको नौकरी से भी फारिग किया जाए, उसके लाइसेंस भी कैंसिल किए जाए और उनको एफआईए के भी हवाले किया जाए। हमें इसमें कोई दो राय नहीं है और हम इस चीज को सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट की कि जो क्रिमिनल हैं, जो गलत तरीके से आए, उनको हरगिज माफी ना दी जाए। तो इमरान साहब, पहले तो इस पर बात कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि शक नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमने कार्रवाई शुरू कर दी है, बास पायलट्स ने इकबाल जुर्म भी कर लिया है। आप कह रहे हैं कि क्या ये इंफॉर्मेशन गलत है या जो नंबर है उस पर आप डिस्प्यूट कर रहे हैं कि पीआईए के 148 हो नहीं सकते? अगर आप वो डिस्प्यूट कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं हमने पूरी लिस्ट जो है वो पीआईए को फराहम भी कर दी और पीआईए की जानिब से भी कल खबर आई थी कि 150 पायलट्स को ग्राउंड कर दिया है। देखिए जी, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पीआईए में कोई पायलट ग्राउंड नहीं हुआ है। आज भी आप चेक कर लें कि 2 दफा पीआईए की जानिब से सिविल एविएशन को जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, लेटर लिखा गया है और उनसे दरियाफ्त किया गया है कि वो कौन से पायलट्स हैं जिनके बारे में ये बात कही गई। क्योंकि देखिए, हमारे जो पीआईए के जो स्क्रूटनी हुई थी 2 साल पहले जस्टिस साहब ने कराई थी, उसमें मैं आज भी आपको नंबर देने को तैयार हूं कि 6 पायलट्स की नौकरी से बर्खास्त किया था, उनकी डिग्रीज वेरीफाई नहीं हुई थी। पूरे नॉट इवन पीआईए पायलट्स, पूरे पीआईए को स्क्रूटनाइज किया गया था प्रॉपर तरीके से। अभी भी हम वेलकम करते हैं जिसको जी चाहे, जिसकी डिग्री, जिसका लाइसेंस प्रॉपर वे से अगर उसको वेरीफाई कराना है, मोर देन वेलकम। हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन इमरान साहब, आप कह रहे हैं कि जिन लोगों को 2 साल पहले इंक्वायरी करके बरतरफ किया गया था उनकी फेक डिग्रीज थी। यहाँ पे फेक डिग्रीज का मामला नहीं है। यहाँ पर उस दिन फ्लोर ऑफ द हाउस भी ये कहा मिनिस्टर साहब ने कि इन लोगों ने अपना जो इम्तिहान है वो गलत तरीके से पास किया है। किसी ने नकल करके किया है, किसी ने किसी और को बिठा दिया पेपर के लिए और फिर पेपर पास हो गए। तो मैं इसकी तफसील जानना चाहूँगा, क्या ऐसा हुआ है? क्योंकि जो बीबीसी की स्टोरी अगर आपने भी पढ़ी हो कल कॉम्प्रिहेंसिव, उसमें बाज़ जो एयरलाइन पायलट्स हैं उन्होंने तस्लीम किया है कि हाँ, बड़ा मुश्किल टेस्ट था, इस वजह से हमें ये करना पड़ा, पैसे दे के वो टेस्ट पास करने पड़े हमें। देखिए, लीकेजेस होती हैं, लेकिन द नंबर यू आर टेलिंग मी 148, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं इस बात पे 100% श्योर हूँ। और दूसरी बात ये कि एक इंस्टीट्यूट में जब 2 साल पहले ऐसी बात आई थी तो सिविल एविएशन ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था, क्योंकि मैं खुद उस स्क्रूटनी से गुजरा हूँ। एक पेपर चेक किया गया था पिछले 2 साल के अंदर पीआईए का। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि जो कहा जा रहा है कि 148 पीआईए के पायलट ग्राउंड कर दिए, अब तक जो मैं बैठा हूँ आपके सामने, ऐसी कोई खबर पीआईए में नहीं है। और ये अब हमें नहीं समझ में आता कि कौन मिस इन्फॉर्मेशन कर रहा है। हम नहीं समझते कि ऐसी खबर में कोई सदाकत है। कोई ऐसी लिस्ट अभी तक नहीं आई है, कोई ऐसी क्या कहते हैं अपना किसी को ग्राउंड नहीं किया गया है। ये अभी तक हमारे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस पूरे मामले में कि जो लाइसेंसेस सिविल एविएशन ने दिए हैं वो लाइसेंस ऑथेंटिकेटेड है, वो ऑथेंटिक लाइसेंस है आपके पास, मामला प्रोसेस का ही है? और अगर ये मामला सिर्फ प्रोसेस का है तो इस हवाले से भी जरा बयान कीजिएगा कि क्या ये 2012 में कोई नए टेस्ट आए थे, नए एग्जाम्स थे जिनको पास करने में बड़ी मुश्किलात हो रही थी पायलट्स को? क्या ऐसा था मामला? देखिए, 2012 से कंप्यूटराइज सिस्टम हुआ था और पेपर्स को मतलब पहले हमारे मैनुअल पेपर्स होते थे, उसके बाद उन पेपर्स को चेंज किया गया। 2012 से एक कह सकते हैं कि नए तरीकेकार से सिविल एविएशन ने अपने वर्किंग को किया था। उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बुक्स और जो पेपर का स्टैंडर्ड्स है वो बताया जाता है और जो पेपर्स का तरीकेकार है वो भी हमें जहां तक पता है कि उसमें बड़ी सख्ती की जाती है। पिक्चर्स होती हैं, आईडी देखी जाती है, अंडर द कैमरा, अंडर द कंप्यूटर पेपर्स होते हैं, जो क्योंकि हमने जो प्रोसेस से देखा है उसमें तो हमें शक नहीं होता। लेकिन फिर भी अल्लाह जानता है कि अगर कोई ऐसी चीज है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। मैं जहां तक समझता हूँ इस वक्त एक बहुत बड़ा धचका लगा है एविएशन इंडस्ट्री को इतनी बड़ी बात कहने से।
मैं समझता हूं कि अगर हम इसको मुनासिब तरीके से देखते कि पहले इन्वेस्टिगेशन करते, लिस्टें हाथ में होती और उन सबको निकाल दिया जाता या उन सबको वार्निंग दी भी होती या उन सबके चेहरे सामने होते, तब तो हमें भी कोई आर नहीं होती बात करने में। लेकिन आज सिर्फ ये कहना कि जी आप जैसे इतला फराम कर रहे हैं कि आज मतलब पीआईए ने 150 पायलट ग्राउंड कर दिया, जो हमारी इतला है पीआईए की जानिब से 2 दफा लेटर लिखा गया सिविल एविएशन को कि जनाब हमें वो नाम प्रोवाइड किए जाएं जिस पे आपको शक है। तो ये तो अभी वो बातें हैं जो क्लियर ही नहीं हो पा रही। मैंने वो दोनों लेटर्स देखे हैं और उसके बावजूद जो तर्जुमान थे उन्होंने कहा कि 150 पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया है और आज वजीर साहब ने भी कहा कि हमने पीआईओ को लिस्ट फराम कर दी गई है। अब आप कह रहे हैं कि आपको नंबर पर एतराज़ है कि इतना बड़ा नंबर नहीं हो सकता, लेकिन मुझे इस बात पे ज़रा बताइए कि जो टेस्ट जिसका जिक्र है कि वो चेंज किया गया उसका तरीक़ेकार, क्या बहुत अनफेयर टेस्ट था पायलट्स के लिए, या आप समझते हैं कि रेगुलर किस्म का टेस्ट था और दुनिया भर में होता है ये? तो बिल्कुल होता है। सिमुलेशन की एक अथॉरिटी है और वो एक जारऑप्स को या एफए के सिस्टम को फॉलो कर रही है और वो सिस्टम सबके सामने है और उस चीज को स्टडी करके पायलट्स पास होते हैं। ऐसी कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, और सिस्टम है, एक दफा नहीं दूसरी दफा चांस होता है, पास किया जाता है और लोग ऐसे बाकायदा से पास करके उसको अपनी डिग्रीज और अपने लाइसेंस ले रहे हैं। तो अब देखिए स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स को मीट करना, तो अगर जो स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करेगा तो वो कैसे पास होगा? आप सिविलेशन को इस बात पे चैलेंज नहीं कर सकते कि जी स्टैंडर्ड्स को आप नीचे कर दें। ठीक है, और आप ये कह रहे हैं कि चाहे पायलट्स की ट्रेनिंग का मामला हो, उनकी अहलियत का मामला हो, या इवन ये एग्जामिनेशन का मामला हो, उन्होंने अगर चीटिंग करके किसी और के जरिए टेस्ट पास किया है, पैसे देके टेस्ट पास किया है, तब भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके हक में है पाल्पा, और उनके खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। मैं आपको सेकंड करता हूं, कोई भी किसी किस्म की भी रियायत नहीं देनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। सिर्फ किसी के कहने पे नहीं, सामने लाना चाहिए चीजों को। आप मुझे अगर चोर कहते हैं तो मुझे आप प्रूफ करेंगे मैं चोर। सिर्फ ये कह देने से नहीं हो सकता कि जी आप चोर हैं, आपको प्रूफ करना है। और मैं जानता हूं कि जितने लाइसेंसिंग अभी तक जो हमारे स्क्रूटनाइज पीआईए के हुए थे, उसमें जो लाइसेंसिंग फेक थे या जिनकी डिग्रियां थी, उन सबको फारिग कर दिया गया। और पीआईए, और ये बात को भी काफी अर्सा हो गया और पाल्पा ने कोई एतराज नहीं किया। पाल्पा ने अपनी पूरी लातानुकी उनसे की और सपोर्ट किया पीआईए के डिसीजन को कि ठीक है इनके लाइसेंस सही नहीं, आप उनको फारिग करें, और आइंदा भी हम करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम किसी तरह से भी किसी क्रिमिनल को कोई सपोर्ट करेंगे। अब एक मामला तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का होगा जो कि अगला स्टेज हो सकता है, लेकिन शुरू में जो इन्वेस्टिगेशन है या इंक्वायरी है या स्क्रूटनी है, वो जिम्मेदारी किसकी है? क्या आपका इदारा पीआईए करेगा या सिविल एविएशन करेगा? और अगर सिविल एविएशन करेगा तो सिविल एविएशन आपका रेगुलेटर भी है, आपके टेस्ट भी लेता है, एग्जाम में पास भी वो आपको करता है, तो ये और लाइसेंस भी देता है। तो क्या आप मुतमईन है कि इसकी स्क्रूटनी सिविल एविएशन के थ्रू हो? सिमुलेशन में बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, प्रोफेशनल इदारा है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर किसी को इस चीज के ऊपर एतराज है तो वो कोई कमीशन भी बनाया जा सकता है, इसमें हमें भी कोई एतराज नहीं। देखिए जी, एक पायलट, ये बड़ी एक सेंसिटिव जॉब है ये। और दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करता चलूं, हर 6 महीने और साल के बाद हर पायलट का लाइसेंस और मेडिकल सिमुलेशन के पास होता है। सिमुलेशन को अगर किसी चीज पे भी शक होता है, सिमुलेशन उसको वहीं रोक लेती है। हर लाइसेंस के इजरा से पहले सिमुलेशन के लोग चेक्स करते हैं। मैं जहां तक समझता हूं, कहीं अगर छोटी मोटी कोई खराबी है, वो सिमुलेशन बड़े आराम से दुरुस्त कर सकती है। अगर किसी को सिमुलेशन के ऊपर एतराज है, कमीशन बनाए जा सकते हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि सिमुलेशन के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में हम भी तो खुद शॉक हैं कि 262 पायलट्स, इट्स नॉट अ जोक। पूरी इंडस्ट्री पीआईए की बात करें, पूरी एविएशन इंडस्ट्री गई, पूरी दुनिया में हम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अब तो हम खुद फिक्रमंद हैं कि कौन है, क्या है और कैसे अब इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो ताकि हम आगे बढ़ सके। क्योंकि अब तो हमें भी शर्म आती है कि हम पीआईए के पायलट्स और कोई हमसे ये पूछ ले कि आपकी जाली डिग्री है, जाली लाइसेंस। यकीनन ये एक मुश्किल सवाल होगा और आप लोगों से सवाल पूछा भी जा रहा होगा। कोई वजह आपको समझ आ रही है कि इस वक्त ये इशू आया कहां से है, किस वजह से है? पायलट्स किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं कि ये एक, अभी तक तो मेरी जहां तक नॉलेज है कि इस चीज को के अंदर ज्यादातर मिस इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि मैं पीआईए के हालात से तो वाकिफ हूं, क्योंकि पीआईए में जिस तरह स्क्रूटनाइज किया गया था पिछले 2 साल के अंदर मामले को, जिस तेजी के साथ और जिस तरीके से, तो उसमें किसी का बच निकलना बहुत मुश्किल था और लोग निकाले गए, ग्राउंड पे भी निकाले गए और एज अ पायलट भी निकाले गए। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी को शक है तो कर ले। लेकिन इस तरह की जो बात है, बिफोर
कि आपके पास कोई प्रूफ ना हो या बिफोर के आपने कोई एक्शन ले लो, करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो लॉस हुआ इंडस्ट्री को उनका बहुत बड़ा किस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस बतौर पायलट आप क्या समझते हैं, किस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है पीआईए को बतौर एयरलाइन? क्योंकि आईएटा का भी स्टेटमेंट आया है, इंटरनेशनल खबरें छप रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर इस तरह की बातें साबित हो गई तो पीआईए के जहाज इंटरनेशनल फ्लाइंग के लिए भी बंद हो सकते हैं, कायो सिमुलेशन की रेटिंग खत्म कर सकती है, बाहर जो हमारे पायलट्स दुनिया में काम कर रहे हैं उनको निकाला जा सकता है, और आज जो पैसेंजर्स जो हमारे मास्टर्स हैं, जो हमें पे करते हैं, जिनकी हम खिदमत करते हैं, वो हमारी एयरलाइन में क्यों सफर करेंगे फिर, कि जब इनके पायलट्स जाली हैं या इनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है या इनकी क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर मेरी खुद की फैमिली होगी मैं भी शायद इस बारे में शक में आ जाऊंगा कि मैं इसमें ट्रैवल लेकिन जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा हम इस्लाहात करना चाहते हैं, तो अगर उनकी इंफॉर्मेशन दुरुस्त है, इतना बड़ा नंबर है, तो बेहतर है कि इसकी इस्लाह अब कर ली जाए, बजाय इसके कि दोबारा कोई एक्सीडेंट हो किसी ऐसे पायलट की वजह से जो कि ट्रेंड ना हो या कि उसने अपना लाइसेंस ठीक तरीके से ना लिया हो। तो ये तो बेहतर अमल होगा ना, अगर ये इस्लाहात के वजह से कर रहे हैं और इतना बड़ा नंबर है जो वो क्लेम कर रहे हैं। देखिए इस्लाहत तो हर वक्त सही होनी चाहिए, जैसे कि आप एक्सीडेंट की बात करते हैं, तो हमने तो पहले दिन से मौके तैयार किया था कि एक्सीडेंट की जो रिपोर्ट होती है वो किसी ब्लेम की नहीं होती, बल्कि ये एक एरर को ढूंढा जाता है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हुआ। हर जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको रीडिफाइन हर वक्त किया जाता है कि भाई ये प्रोसीजर हमने जो अपनाया था इसकी वजह से ये कॉन्सिक्वेंसेस हुए, अब हम इसको नए तरीके से इस तरह से निकालेंगे। तो जो चीजें पहले से पाल्पा हाईलाइट करती चली आ रही है वो आज साबित हो रही है कि जी हमें तो इस्लाहात और हमें प्रोसीजर्स को रीडिफाइन करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन इमरान नरेजो हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे हम किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन स्क्रूटिनी के लिए तैयार हैं, चाहे वो सिविल एविएशन करे। वो कह रहे हैं कि चाहे मामला किसी एग्जामिनेशन का हो या पायलट की अपनी ट्रेनिंग और एहलियत का हो, अगर गलत काम हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए और क्रिमिनल कार्रवाई भी होनी चाहिए उनके खिलाफ। लेकिन वो डिस्प्यूट कर रहे हैं कि इतना बड़ा नंबर नहीं हो सकता, लीकेजेस हो सकते हैं, लेकिन 148 पायलट्स पीआईए में जाली या मशकूक लाइसेंस लेकर बैठे हुए, ये वो कह रहे हैं कि मुमकिन नहीं है। शाहिद खान अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म। अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आज आपकी जमात में एहसन इकबाल साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि हुकूमत ने बहुत ही गैर जिम्मेदारी से काम लिया है। मुमकिन हो कि जिस तरह की खबरें छप रही हैं, आईएटा ने जो अपना स्टेटमेंट दिया उसके बाद पाकिस्तान के लैंडिंग राइट्स वापस ले लिए जाएँ, लेकिन एविएशन वजीर कह रहे हैं कि हम इस्लाहात करने जा रहे हैं। और ज़रा बताइएगा कि अगर वाकई इतने ज़्यादा मशकूक या फेक लाइसेंसेस के पायलट्स मौजूद हैं और उनकी भी गलती है, जिन्होंने लाइसेंस दिया उनकी भी गलती है, तो उसको आइडेंटिफाई हाईलाइट करके अगर उसकी इस्लाह की जा रही है तो इसमें गलत क्या है फिर? देखें, बात ये है कि ये बड़ा हसास मसला है, ये इतना आसान नहीं है। इस तरह हम शुगर का स्कैंडल शुरू कर देते हैं, वीट का कर देते हैं, वो हमारे मुल्क के अंदर होता है। ये पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान की जग हंसाई हो गई है। मुझे कोरोना था तो कल मैंने टीवी देखा, आप यकीन करें कोई चैनल दुनिया का नहीं है जहां पर पाकिस्तान का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा कि एक ऐसा मुल्क है जहां जैली पायलट लाइसेंस जारी होते हैं और वो लोग 150 लोग जो हैं वो उनकी नेशनल एयरलाइन में जहाज उड़ा रहे हैं। ये आज पाकिस्तान की एविएशन की हैसियत, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी एविएशन पूरी दुनिया में रिस्पेक्टेड थी। हमारे 100 से ज्यादा पायलट दुनिया के मुख्तलिफ एयरलाइन में फ्लाई कर रहे हैं, आज वो सब मशकूक हो गए। ये इतना इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसको सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है, ये मामला अगर 262 पायलट्स का है जो एयरलाइन में फ्लाई कर रहे हैं तो ये मामला सिर्फ ATPL लाइसेंस का हो सकता है, क्योंकि जब पायलट एयरलाइन में आता है उसके बाद कमर्शियल पायलट लाइसेंस ऑलरेडी होता है। जी बिल्कुल। अगर उसने जाली लाइसेंस एयरलाइन में आने से पहले लिया है, सिविल एविएशन को इमीडिएटली उसका लाइसेंस कैंसिल करके, ये काम सिविल एविएशन के एयरलाइन का नहीं है, एयरलाइन तो लाइसेंस जारी नहीं करती, सिविल एविएशन जारी करता है। अगर लाइसेंस जाली हैं उनको कैंसिल करें, आप तफ्तीश किस बात की कर रहे हैं? सिविल एविएशन को पता होना चाहिए कि कौन सा लाइसेंस जाली है कौन सा नहीं है, बात खत्म हो जाएगी। आप क्यों अपनी तशहीर कर रहे हैं? तो क्या इसका मतलब यह है कि 262 ATPL होल्डर्स जो कि अक्सर कैप्टन होंगे इस वक्त, उनके लाइसेंस जाली हैं? ये बहुत सीरियस मामला है। और अगर जाली हैं तो फिर सिविल एविएशन एक्शन क्यों नहीं ले रही? इमीडिएटली लाइसेंस सिविल एविएशन का जारी किया हुआ है, इसमें ना पेल्पा का ताल्लुक है, ना PIA का ताल्लुक है, ना किसी और एयरलाइन का ताल्लुक है। एयरलाइन पेल्पा तो रिलाय करते हैं
और ये सब रिटन टेस्ट की बात हो रही है, फ्लाइंग टेस्ट की बात नहीं हो रही जी। अगर उसमें कोई जैली काम हुआ है, कोई चीटिंग हुई है, जो कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में मुमकिन है, यहाँ पर हर किस्म के इम्तिहान में, यहाँ मेरा ख्याल है 100-150 MNA MPA की डिग्रियां जाली निकल आई थी, तो यहाँ पर चीटिंग बदकिस्मती से। लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि सिविल एविएशन में ये काम होगा, कि बहुत सेंसिटिव मामला होता है, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होते हैं, बड़े हेवीली। तो अब्बासी साहब, आप कहना ये कि चाह रहे हैं कि ऑब्वियसली अगर इसमें जालसाजी की है, कुछ लोगों ने जाली लाइसेंसेस उनको दिए गए हैं या गलत प्रोसेस की वजह से उनको लाइसेंसेस दे दिए गए, तो तहकीकात और कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, सिर्फ इसकी तशहीर ना की जाती है और आराम से चुप करके काम कर लेते हैं। नहीं, आप तशहीर भी करें। देखिए, पहले अपने आप को तो क्लियर करें ना कि आप के मामला हुआ क्या है और उस पर एक्शन लें। आप उसकी तहकीकात नहीं होगी। इसकी लाइसेंस सीए का है, सीए रेगुलेटर है। हाँ। पूरी दुनिया सीए के एक्शन पर रिलाय करती है। ये पायलट कल इसी लाइसेंस के साथ दुनिया के किसी मुल्क में फ्लाई कर सकता है। तो अगर आपके लाइसेंस जाली कर रहा है रेगुलेटर, ये बहुत सीरियस मामला है। तो इस पर तो वो कह रहे हैं कि कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा कुछ लोगों ने एतराफ जुर्म कर लिया है, कुछ को बरतरफ कर रहे हैं, शो कॉज नोटिस दिए हुए, मतलब कार्रवाई तो हो रही है, इस बात से तो इनकार नहीं किया उन्होंने। सर, एतराफ जुर्म की बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि 262 लाइसेंस जाली हैं, ये स्टेटमेंट है, ये मैंने नहीं दिया, ये फ्लोर ऑफ द हाउस में दिया गया है, ये सीए की तरफ से दिया गया है। अगर 262 लाइसेंस जाली हैं, उन लाइसेंस को कैंसिल क्यों नहीं करते? खत्म करें इस मामले को और दुनिया को बता दें हमने एक्शन ले लिया, हमें पता चला कि 262 जाली हैं, हमने खत्म कर दी बात। अब सस्पिशियस कहना, सस्पिशियस का क्या मतलब है? लाइसेंस सीए ने जारी किए हैं, एयरलाइन क्या करेगी? एयरलाइन तो कुछ नहीं कर सकती, उसने तो टेस्ट नहीं लिया, टेस्ट तो सीए ने लिया है। तो अगर लाइसेंस चीटिंग हुई है, आपके पास सबूत आ गया है, 262 लोग हैं, उनके लाइसेंस कैंसिल करें। अब उसमें कल पीआईए ने कहा कि हमने तो 150 पायलट्स को ग्राउंड भी कर दिया है, जबकि आज बताया गया कि उनको लिस्ट भी दी गई है 148 लोगों की। हमारे साथ कैप्टन मौजूद है और पाल्पा के सेक्रेटरी जनरल, वो कह रहे हैं कि उनकी नॉलेज में नहीं है कि किसी पायलट को ग्राउंड किया गया हो। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये प्रूवन है ये बात कि उनके जाली लाइसेंसेज हैं, तो फौरी तौर पे सिविल एविएशन को उनके लाइसेंस कैंसिल कर देने चाहिए। अब इल्जाम इल्जाम तो उन्होंने आपकी हुकूमत पे लगाया। उन्होंने कहा ये मामला 2012 से शुरू हुआ है और 2018 तक होता रहा। तो जरा बताइएगा कि आप वजीर आजम भी थे, पार्टी के अहम रुकन भी थे और खुद आपका ताल्लुक भी एक एयरलाइन से रहा है, कि क्या मुमकिन है इतनी बड़ी तादाद पायलट्स की जिनको गलत तरीके से लाइसेंसेस दे दिया गया है, और आपकी हुकूमत थी, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी इसकी। फिर देखिए, जिम्मेदारी एक रेगुलेटर है, रेगुलेटर इंडिपेंडेंट होता है, हुकूमत के मातहत नहीं होता। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो अमल चीटिंग का है, अगर एयरलाइन के पायलट ने चीटिंग की है तो वो ऑलरेडी कमर्शियल पायलट लाइसेंस रखता था, उसने डेफिनेटली अगर चीटिंग की है तो ATPL के लाइसेंस में चीटिंग की होगी, और अगर वो चीटिंग सामने आ गई है तो उसका लाइसेंस कैंसिल करें। इसमें हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर बासी साहब आप कह रहे हैं कि हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है, तो आज भी हम हुकूमत पर ना डालें, उनसे ना पूछें, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जो करना है सिविल एविएशन ने करना है। सिविल एविएशन में जो अपॉइंटमेंट होती है हुकूमत ही करती है वो सारी अपॉइंटमेंट्स। ऐसा तो नहीं है कि कोई पार्लिमानी प्रोसेस के थ्रू जो या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तरीकेकार है, आप अपॉइंट करती है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के जरिए हुकूमत अपॉइंट करती है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी कि कौन उस वक्त DG सिविल एविएशन था जिसकी नाक के नीचे ये हो रहा था। जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी इसकी ना। फिर जी बिल्कुल, रेगुलेटर है ना, अगर रेगुलेटर ने गलती की है तो उसकी जिम्मेदारी उस रेगुलेटर को लेनी पड़ेगी। हुकूमत को आज कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये रेगुलेटर का काम है, सीए का काम है कि अगर कोई लाइसेंस जाली है, फेक लाइसेंसेस हैं या किसी ने चीटिंग की है, उस लाइसेंस को इमीडिएटली कैंसिल कर दे, ये उसका इख्तियार है। नहीं, लेकिन सर सिविल एविएशन ने सिर्फ लाइसेंस कैंसिल नहीं करना है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। तो जाहिर सी बात है सिविल एविएशन में जिन लोगों को अपॉइंट किया जाता है वो तो हुकूमत करती है, चाहे वो PTI की होगी, आपकी होगी, PMLN पीपल्स पार्टी की होगी। तो जिम्मेदारी उन पे एविएशन पे भी तो आती है ना, सिविल एविएशन पर। जी सिविल एविएशन पर ही आई ना, लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंट काम तो पहले करें ना कि लाइसेंस तो कैंसिल करें अपने, कि हमने ये लाइसेंस कैंसिल कर दिया, हमारे पास एविडेंस आ गया है। उसके बाद आपने देखा है कि ये चीटिंग कैसे हुई है, किसने करवाई है, उनको पकड़े। ये क्रिमिनल एक्शन है, ये कोई मामूली बात नहीं है। 262 लाइसेंस फेक होना, जिस मुल्क के अंदर 860 टोटल लाइसेंस हो, 262 का फेक होना, 30% लाइसेंसेस फेक हैं। आपकी पूरी सिविल एविएशन अथॉरिटी पर, आपके एविएशन सेक्टर पर, आपकी एयरलाइंस पर आज
पूरी दुनिया उसकी तरफ देख रही है कि ये कर क्या रहे हैं। लेकिन ये मामला जैसे उन्होंने नेशनल असेंबली में कहा था, एक सियासी पहलू भी है ना। वो कहते हैं कि जब सियासी पार्टीज आती हैं तो वो अपने लोगों को भर्ती करवाती हैं सिफारिश पर। जो सेनेट में कमेटी है, मुशाहिदुल्लाह खान साहब हैं, उनके भाई खुद पीआईए में है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे हैं, वो उनकी यूनियंस में काम करते रहे। तो कहीं ना कहीं क्या सियासी जमातों ने असर रसूख इस्तेमाल करके अपने लोगों को भर्ती करवाया है? क्या उन्होंने सिफारिशात लगाई हैं? इन तमाम बातों की तहकीकात होनी चाहिए ना। फिर यार भर्ती करवाया तो तहकीकात करे, कौन रोक रहा है? मुशाहिदुल्लाह का भाई महला पिछले 30 साल से पीआईए में काम कर रहा है, इसमें क्या बात? वो पायलट तो नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है जब आप कमेटी को चेयर कर रहे होते हैं ना। जी, कमेटी को तो आज चेयर कर रहे हैं ना। भाई तो 30 साल पहले भर्ती हुआ था। मुशाहिदुल्लाह साहब खुद भी आज से 40 साल पहले पीआईए के मुलाजिम थे, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उनका वो पायलट्स के मामले से ताल्लुक नहीं है। अगर पायलट किसी ने भर्ती कराया है उसको पकड़े। अगर वो पायलट आज जहाज उड़ा रहा है तो फिर कोई मसला नहीं है। सिफारिश से हुआ है, सिफारिश को उस बात को आप जरूर पकड़े। लेकिन फेक लाइसेंस का इशू एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत यकीनन बहुत बड़ा इशू है और उसके बड़े असरात हो सकते हैं। जैसे आज एहसन इकबाल साहब ने कहा कि पाकिस्तान के लैंडिंग राइट्स भी कैंसिल किए जा सकते हैं, ये उनको खौफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान। हम एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मंगल के रोज़ जो काबीना का इजलास हुआ था उसके बाद ये खबर सामने आई थी कि वज़ीर आज़म ने मिनिस्टर्स को 6 महीने दिए हैं अपनी कारकर्दगी इंप्रूव करने के लिए। इस हवाले से जब शिबली फराज साहब से सवाल हुआ प्रोग्राम कैपिटल टॉक में और उनसे ये पूछा गया कि क्या 6 महीने के बाद अगर इनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी तो क्या इमरान खान साहब इनका कलमदान बदल देंगे, तो शिबली फराज साहब ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। वज़ीर आज़म का ये कहने का मतलब ये था कि अगर 6 महीने में आपने अपनी परफॉर्मेंस बेहतर ना की तो फिर आपको तब्दील किया जा सकता है। नहीं बिल्कुल, ये तो जी हर एक पे अप्लाई करता है, मेरे से लेकर जितने भी हैं। तो हमने जब हमें एक रोल दिया गया है, और देखें प्राइम मिनिस्टर का काम होता है वो तो पॉलिसी गाइडेंस आपको देता है, वज़ीरों का काम होता है कि वो अपने रिस्पेक्टिव जो उनकी जो वजारतें हैं उनको बेहतर करें। तो एक तरफ तो काबीना के इजलास में ये बात की वज़ीर आज़म इमरान खान ने कि जिसकी कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी उसको हटा दिया जाएगा। 6 महीने की डेडलाइन दी गई है, जिसका खुद एतराफ़ भी किया शिबली फराज साहब ने। लेकिन कल फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब अपनी तकरीर की तो उसमें उन्होंने हुकूमत की परफॉर्मेंस पर इत्मीनान का इजहार किया। जो अहम शोबे हैं, जो अहम वजारतें हैं, उनके हवाले से वज़ीर आज़म की ये राय है कि हमने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और ख़ास तौर पे माशी हवाले से भी हमारी जो रफ्तार है, जो हमारी स्टेबिलिटी है वो नज़र आ रही थी। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान की जो माशी ग्रोथ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई और पाकिस्तान को इसका नुकसान देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मामला बेहतर थे। इसी तरीके से एजुकेशन के हवाले से उन्होंने तालियां बजवाई शफकत महमूद साहब के लिए, उनको भी उन्होंने अप्रिशिएट किया। हेल्थ और NCOC की जो परफॉर्मेंस है कोरोना वायरस को डील करने के लिए, उस पर भी उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया कि बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम किया है। एहसास प्रोग्राम हो या कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, तमाम वजारतों की उन्होंने तारीफ की है। कल वज़ीर आज़म ने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार भी किया और जो अहम शोबे हैं वहाँ पर जो मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं उनकी तारीफ भी की। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि 6 महीने का जो अल्टीमेटम दिया है वो किन वजारतों के लिए दिया है? जब तमाम अहम वजारतें परफॉर्मेंस दे रही हैं फिर अल्टीमेटम तो नहीं बनता। फिर तो ये तारीफ हो सकती है कि आपने अच्छा काम किया है और आगे आप इससे बेहतर काम कर सकते हैं, उसमें अल्टीमेटम देने की ज़रूरत क्या है? कल फॉरेन पॉलिसी का भी उन्होंने कहा कि हमने बड़ी ज़बरदस्त फॉरेन पॉलिसी हमारी कामयाब रही है और उसमें बात करते हुए उन्होंने उसामा बिन लादेन को शहीद भी कहा, जिसके बाद बड़ी तनकीद हो रही है। वो क्या बयान था, सुनिए। मुझे कभी नहीं भूलता वो भी एक हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़े 2 शर्मिंदा वाक़यात जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा। तो इमरान खान ने कहा कि उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मार दिया, बाद में उन्होंने कहा कि शहीद कर दिया। फवाद चौधरी साहब ने उसकी वजाहत पेश करते हुए कहा था कि स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन इमरान खान स्लिप ऑफ टंग नहीं कर रहे। यहाँ पे वो पहले कह रहे हैं कि मार दिया, बाद में कह रहे हैं कि शहीद कर दिया, जिसके बाद ख्वाजा आसिफ ने उन पर बड़ी तनकीद की। और एक सवाल ये उठ रहा है कि हमारी आखिर रियासती पॉलिसी है क्या? उसामा बिन लादेन को हम दहशतगर्द देखते हैं, मिलिटेंट देखते हैं, क्या वो शहीद है? क्योंकि अब तक ये कहा गया है कि उसकी वजह से इस खित्ते में पाकिस्तान में वॉर ऑन टेरर आई, उसकी वजह से पाकिस्तान में 70,000 जानों का नुकसान हुआ है। हमने ये जंग लड़ी है और जब उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा गया था तो उस वक्त भी हमारे हुक्मरानों ने ये बात कही थी, ये बात की गई थी, ये बात इमरान खान साहब भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान की एजेंसीज ने बड़ा अहम रोल प्ले किया था उसमें, उसकी जगह को तलाश करने में, आइडेंटिफाई करने में, और अमेरिका तक वो मालूमात पहुँचाई भी थी।
और खुद इमरान खान साहब भी माजी में जब उनसे पूछा गया है तो उन्होंने कभी इनको शहीद नहीं कहा, उसामा बिन लादेन को शहीद डिक्लेयर नहीं किया, बल्कि बरकत साहिबा के एक इंटरव्यू में उन्होंने ये तक कहा था कि उनको इस तरीके से मार देने की वजह से एक तबका है जो कि उनको शहीद समझता है। अगर मैं होता तो मैं उसका प्रॉपर ट्रायल करता, उसको कन्विक्ट करता जिस तरीके से सद्दाम हुसैन को कन्विक्ट किया गया था। तो इमरान खान साहब कह रहे थे सिविलाइज सोसाइटी की तरह मैं उनको ट्रायल पे ले जाता, चार्जेस उन पे फ्रेम होते और फिर उनको कन्विक्ट किया जाता, जैसे नाजीज के साथ किया गया था या जैसे सद्दाम हुसैन के साथ किया गया था। लेकिन किसी भी मौके पे ना कोई उन्होंने उनके हवाले से कोई शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ना ही कोई नरमी दिखाई उन हवाले से। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था। अब कल जो बात हुई है इस पर भी बात करेंगे और हुकूमती कारकर्दगी की भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोहेल वड़ाइच साहब। सोहेल साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, खबर ये आ रही थी कि 6 महीने का अल्टीमेटम दिया है और वज़रा को कहा अपनी कारकर्दगी बेहतर करें, लेकिन कल इमरान खान साहब ने जो रिपोर्ट कार्ड अपनी ही हुकूमत की पेश की उसमें तो वो बड़ा इत्मीनान का इज़हार कर रहे हो, खासतौर पे जो अहम शोबे हैं, सोशल सेक्टर हो, एजुकेशन हो, फाइनेंस हो, उससे तो बड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं वो। तो जाहिर है वो तो कभी भी अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से गैर मुतमईन नहीं रहे। दरअसल जो 6 महीने हैं, मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने अपनी काबीना को दिए थे तो वो ये कहा था एग्जैक्टली कि भाई ये 6 महीने के बाद जो इनिशिएटिव है वो अपोजिशन के पास चला जाएगा, क्योंकि 2.5 साल तकरीबन पूरे हो जाएंगे। और हमेशा हर डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसा ही होता है कि जब आधा टाइम गुजर जाता है तो फिर इनिशिएटिव अपोजिशन के पास चला जाता है, क्योंकि पहले 2.5 साल में इनिशिएटिव जो है वो ज्यादा गवर्नमेंट के पास होता है। तो मेरा ख्याल है एग्जैक्ट बात तो यही थी और इसको इसी तरह से देखना चाहिए। तो इस वक्त हकीकत क्या है कि जो इमरान खान साहब कल असेंबली में बयान कर रहे थे, अगर वो हकीकत है तो फिर तो 6 महीने बाद भी इनिशिएटिव अपोजिशन के पास नहीं जाएगा, लेकिन अगर परफॉर्मेंस नहीं है तभी वो कहेंगे ना अपने वज़राओं को कि इनिशिएटिव हुकूमत अपोजिशन के पास चला जाएगा, अगर यही हालात रहे तो। देखिए, खान साहब से इख्तलाफ करने की तो गुंजाइश होनी चाहिए ना, तो वो गुंजाइश ये है कि मईशत में, कोरोना में और ओवरऑल गवर्नेंस में उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। ये तो दुनिया में देखें, जो सबसे नाकाम भी हुकूमत होती है वो भी समझती है कि मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, और वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन जितनी अवामी तवक्कुआत हैं, जितना उनसे तवक्को थी, वो बिल्कुल उसके ऊपर, उन तवक्कुआत के ऊपर पूरे नहीं उतर रहे। मुल्क ओवरऑल नीचे गया है जब से वो आए हैं। आप इकोनॉमी देख लें, आप मीडिया देख लें, आप इंडस्ट्री देख लें, आप प्रोडक्शन देख लें, आप शरह नमू देख लें, किस चीज़ में हम पहले से बेहतर हुए हैं। अगर तो किसी चीज़ में बेहतर हुए हैं तो सिर्फ तकरीर करने से या अपने वजीरों की तारीफें करने से तो हालात नहीं बदलेंगे। हालात तो तब बदलेंगे जब लोगों तक वो फवायद जो है कोई उनमें से कोई पहुंचा हो। हर एक शख्स की, हर एक घर की हालत पहले से खराब हुई है मुआशी तौर पर, तो फिर हुकूमत ने किया क्या है? इसका मतलब है कि हुकूमत की परफॉर्मेंस में कई खराबी है। सोहेल साहब, कल जो इमरान खान साहब ने वजाहत दी है अपनी हुकूमत की कारकर्दगी की, क्या उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि आपके इंटरव्यू में फवाद चौधरी साहब ने जो जिक्र किया था और नाकामियों का जिक्र किया था और बताया कि किस वजह से एक अच्छी टीम नहीं बना सके हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, क्या उसके बाद जो तासुर उभर रहा था कि पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं है, एक वज़ीर दूसरे वज़ीर के खिलाफ है, एक वज़ीर दूसरे वज़ीर की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहा है, क्या उस तासुर को ज़ाइल करने के लिए भी ये कोशिश की जा सकती है? हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन देखें, ये जो कैबिनेट की बिकरिंग्स है ना, ये हर दौर में रही है। नवाज शरीफ दौर में चौधरी निसार अली, ख्वाजा आसफ मुखालफत होती थी। अयूब खान के ज़माने में शोएब साहब हमारे वज़ीर ख़जाना होते थे, भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा होते थे, इनकी भी रहती थी। जो अच्छा लीडर होता है वो इन मुखालफाना राय को कंसेंसस से चलाता है और अपनी टीम के मुख्तलिफ लोगों को, चाहे वो मुख्तलिफ सिमतों में भी हो, उनको एक सिमत में लाता है और वो सिमत पार्टी का मंशूर होता है, पार्टी की पॉलिसी होती है। तो बुनियादी तौर पर मैं नहीं समझता कि कोई इख्तलाफ रखना बुरी बात है। असल बात है कि इन इख्तलाफात को कारकर्दगी में चेंज करना, ये असल प्रॉब्लम है। आपके प्रोग्राम पर फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा था कि हमें जब मैंडेट मिला था तो वो नट बोल्ट ठीक करने के लिए नहीं मिला था, हमें रिफॉर्म्स, इस्लाहात लाने के लिए मिला था, और वज़ीर आज़म का विजन और प्लान भी बड़ा प्रिपेयर्ड था कि हमने क्या करना है और किस तरीके से करना है। वो तो फिर सियासी लोगों की लड़ाई हुई तो फिर जो है नॉन इलेक्टेड लोग आ गए और वो विजन से ना अलाइन करते हैं, ना उनमें कैपेसिटी है, ये उन्होंने बात की थी। तो अब आपको क्या लगता है कि वाकई एक रिफॉर्मिस्ट एजेंडा तो दिया था इमरान खान साहब ने, इतना वक्त है कि उस रिफॉर्मिस्ट एजेंडा पे काम किया जा सकता है, या अब ये हुकूमत नट बोल्ट ही ठीक कर ले अच्छे तरीके से
उसी में खैर है और उसी का वक्त रह गया है अब? ये दुरुस्त है कि तवक्कुआत थी, इवन हम लोग जो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी रखते थे, हमारा भी ख्याल था कि कुछ ना कुछ तो परफॉर्म करेंगे और ज़ाहिर है तब्दीली लेके आएंगे, बेहतरी की। मिडिल क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहुत सारे लोग बाहर के पढ़े हुए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इनको बड़ा सपोर्ट किया, मिडिल क्लास ने किया, कारपोरेट क्लास ने किया, सैलरीड क्लास ने इनको सपोर्ट किया और सबकी ये तवक्को थी कि ये जो सिस्टम की बुनियादी खराबियां हैं कम से कम उनको तो ठीक करेंगे और जो मिडिल क्लास है उसके लिए मेरिट जो है वो मुहैया करेंगे और सोसाइटी को आगे चलाएंगे। लेकिन अफसोस ये है कि इनमें से कोई तवक्को नहीं पूरी हुई, क्योंकि ना अदालती निज़ाम, ना एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम, ना सोशल सिस्टम, ना जुडिशियल सिस्टम, किसी के अंदर कोई अभी तक कोई इन्होंने सोचा भी नहीं है कि क्या रिफॉर्म्स करें। पुलिस का सिस्टम, पटवारी का सिस्टम, तो वो जो बुनियादी बातें थी उनकी तरफ तो अभी इन्होंने तवज्जो ही नहीं दी। और मेरा ये ख्याल है कि फवाद साहब ने तो कहा है कि हमने ये सब कुछ सोचा हुआ था। मेरा ख्याल है ना इन्होंने सोचा था ना इनकी तैयारी थी। अब तो सिर्फ नट बोल्ट भी इनके ढीले इन्होंने कर दिए हैं सिस्टम के। अब तो नट बोल्ट भी 6 महीनों में कस लें तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इनका कोई विजन तब्दीली वाला है या इनको इतनी रेजिस्टेंस है या इनके इतने मसाइल हैं कि ये उस तरफ तो आप जा ही नहीं सकते जिसके अंदर कोई तब्दीली या जिसके अंदर कोई इनकलाबी एजेंडा जो है। सोहेल साहब, इस वजीर आजम साहब के स्टेटमेंट को जो उन्होंने शहीद कहा है उसामा बिन लादेन को, जिस पे ख्वाजा आसिफ साहब ने फौरन तनकीद की, बिलावल भुट्टो साहब ने तनकीद की, और एक सवाल उठ रहा है कि आखिर हमारी रियासती पॉलिसी क्या है? हमने ये वॉर ऑन टेरर लड़ी है, अमेरिका के साथ मिलकर लड़ी है। इमरान खान साहब इस बात के तो खिलाफ रहे हैं, लेकिन माजी में कभी उन्होंने उसामा बिन लादेन को शहीद कहा नहीं है। ये स्लिप ऑफ टंग लगता है आपको हो गया है या कोई और वजह है जिसकी वजह से इमरान खान ने ये बात की? देखें, एक साइकोलॉजी की टर्म है, इसको कहते हैं फ्राइडियन स्लिप। ठीक है, वो फ्राइडियन स्लिप ये होता है कि सिगमंड फ्राइड से ये टर्म निकल गया और इसका मतलब ये है कि भाई जो आपके दिमाग में होता है अचानक मुंह से निकल जाता है। तो बुनियादी बात यह है कि हम सारी सोसाइटी एज ए स्टेट, हमारे नैरेटिव के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ हम तालिबान से लड़ते रहे, दूसरी तरफ गुड और बैड तालिबान भी कहते रहे। ये सारी सोसाइटी का ही था और खान साहब तो तालिबान खान कहलाते थे। ये तो थोड़ा अरसा, ये एबटाबाद के वाक़े तक तो ये कहते थे कि तालिबान बहुत अच्छे हैं। ये तो एबटाबाद के वाक़े के बाद ये तब्दील हुए हैं और रियासत भी तब्दील हुई है। तो कहीं दिमाग के अंदर एपीएस के वाक़े के बाद ज्यादा तब्दीली आई है। वही फ्राइडियन स्लिप मैं समझता हूँ। सही। तो ये इसके क्या कोई असरात हो सकते हैं, जो आपके ख्याल में क्लैरिफिकेशन आ गई कि ये स्लिप ऑफ टंग था और मामला ख़त्म हो जाएगा, या आपको लगता है कि इसके कोई असरात होंगे? अमेरिका में इलेक्शंस होने हैं, पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए हैं, क्या कोई मनफी तासुर जा सकता है पाकिस्तान का ऐसे एक बयान की वजह से? देखिए, पाकिस्तान के बारे में तो पहले भी वहाँ की जो थिंक टैंक्स हैं तकरीबन सारे ये कहते हैं कि इनके जो नैरेटिव है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन जनरल बाजवा ने और पाकिस्तान आर्मी ने अपने नैरेटिव के अंदर तब्दीली की है, अफगानिस्तान के बारे में, तालिबान के बारे में, तो उस हद तक तो मेरा ख्याल है उनके मामला ठीक जा रहे हैं। लेकिन जो ओवरऑल हमारी स्टेट के अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो तो दुनिया को भी पता है, हमें भी पता है, और उसका इजहार खान साहब के स्लिप ऑफ टंग में भी है। तो ये तो चलता रहेगा हम पे ये जो क्रिटिसिज्म है, और इसमें कुछ हकीकत भी है, ये सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं है, ये हमारे जो ओवरऑल नेशनल माइंड है उसके अंदर ये मौजूद है, ये तज़ाद। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।